Hello everyone, welcome to class 11th computer science series, and this is part D of chapter number 1, that is computer system, and the subtopics are from 1.6.2, that is data capturing, storage and retrieval, to 1.7.3, that is programming tool. So without further delay, let's proceed with 1.6.2, that is your data capturing, storage and retrieval. दैट मीन्स सिंपल मतलब इसका डेटा पहले आपका कैप्चर हो कहाँ कहाँ कौन कौन से डिवाइसेस कौन कौन से सोर्सेस से आपका डेटा कैप्चर होता है, फिर उस कैप्चर डेटा को आप स्टोर करते हो। ओके, क्यों स्टोर करते हैं? ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हो, और उस स्टोर डेटा को ही आप फ्यूचर में या कभी भी जब आपको जरूरत है आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। इस टॉपिक का शॉर्ट मतलब यही है। एक एक करके देखते हैं। जो डेटा की लाइफ साइकिल है, डेटा मीन्स योर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ओके, वो आपका 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कैप्चरिंग, मतलब वेरियस सोर्सेस से आपका डेटा क्या होगा, कैप्चर होगा। ठीक है। देन इज योर डेटा स्टोरेज। वो कैप्चर डेटा है उसको आप स्टोर करोगे। स्टोर क्यों? ताकि आप फ्यूचर में कभी भी उसको यूज कर सकते हो। फिर वो स्टोर डेटा को जब आपको नीड है तो आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। दैट इज योर थर्ड स्टेप, विच इज डेटा रिट्रीवल। फिर वो रिट्रीव डेटा को आप उस डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, दैट इज थ्रू योर प्रोसेसिंग। ओके, दिस इज द होल डेटा लाइफ साइकिल। सबसे पहले देखते हैं डेटा कैप्चरिंग मीन्स आप डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करते हो। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। डेटा तो आप कैप्चर करोगे, स्टोर कलेक्ट करोगे, बट किस फॉर्म में? इट विल बी ऑन डिजिटल फॉर्मेट। क्लियर? डेटा आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो और वो आपका ऑटोमेटिकली भी कलेक्ट हो सकता है। कैसे? थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू, मोबाइल एप्स के थ्रू, बारकोड स्कैनर्स के थ्रू, सोशल मीडियाज के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू। देखो, डेटा को कैप्चर या कलेक्ट क्यों करते हो? ताकि आप एक्यूरेट डेटा को ले सको, जो कि आपका प्रोसेसिंग के लिए यूजफुल होगा। ओके, नाउ कमिंग टू, अब डेटा तो कैप्चर कर लिया हमने, अब इसके बाद क्या करेंगे? उस डेटा को, कैप्चर डेटा को स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा ना। तो ये सेकेंड बी पार्ट आता है, जो आपका डेटा का लाइफ साइकिल है, उसमें डेटा को स्टोर करने का। से स्टोरेज मतलब आप सेव करते हो कैप्चर डेटा को फॉर फ्यूचर यूज। आपका डेटा स्टोर किस किस फॉर्मेट में हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर फाइल्स, डेटाबेसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, और स्टोरेज डिवाइसेस में, इन फॉर्म्स में आपका डेटा स्टोर होता है। फाइल्स में छोटे फॉर्म है, फिर डेटाबेस में बड़ा, और स्टोरेज डिवाइसेस में और बड़े बड़े डेटा। ओके, जैसे जैसे आपका डेटा बड़ा मतलब ज्यादा होता जाएगा, लार्ज अमाउंट में डेटा होगा, तो आपको स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज सिस्टम उतने ही बड़े उतने ही बड़े स्टोरेज सिस्टम्स की नीड होगी। ओके, स्मॉल स्मॉल लेवल पे, जो कि आपका पर्सनल लैपटॉप्स है या आप अपने घर पे पर्सनली यूज करते हो, फॉर दैट हार्ड डिस्क इज एनफ। एसएसडी थोड़ा और बड़ा हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, या फिर बिजनेसेस के लिए, तो वो आप क्लाउड में स्टोर करते हैं, और या फिर डेटा सर्वर्स में। ओके, स्टोर करते क्यों है डेटा? ताकि आपका डेटा सेफ रह सके, और जब आपको यूज है आप और जब आपको यूज है वो इजीली अवेलेबल हो। ओके, अब एक टर्म आया है इसमें, डेटा सर्वर। ओके, डेटा सर्वर क्या होता है? डेटा सर्वर होता है आपका एक पावरफुल कंप्यूटर, जिसका काम होता है आपका डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना। क्लियर? जैसे आपका मेल सर्वर होता है, ऐसे ही डेटा सर्वर भी होता है। ठीक है, जो आपके डेटा सर्वर्स है ना, ये कॉमनली जब बहुत लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में आपका डेटा होता है, तो उस समय आप डेटा सर्वर्स को यूज करते हो या क्लाउड स्टोरेज को यूज करते हो। बिजनेसेस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेटा सर्वर में डेटा स्टोर होता है। ओके, ये आपका क्या करता है डेटा सर्वर? ये फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है और बेटर आपका डेटा मैनेजमेंट, मतलब डेटा इस टाइप से मैनेज करता है कि जब भी आपको जरूरत हो तो वो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? And don't forget to read the note part. Very important.
नाउ कमिंग टू डेटा हमने कैप्चर कर लिया, डेटा को स्टोर कर लिया, अब डेटा को रिट्रीव करना है। व्हेनेवर वी नीड दैट डेटा वी हैव टू रिट्रीव दैट डेटा। डेटा को आप फेच करोगे स्टोरेज से, जो भी आपका स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, वेदर इट इज योर डेटा सर्वर, क्लाउड, योर हार्ड डिस्क, एनीवेयर, ठीक है, वहां से आप डेटा को क्या करोगे, फेच करोगे स्टोरेज डिवाइसेस से। क्यों? ताकि आप उसको प्रोसेस कर सको। क्लियर? जितना फास्ट डेटा रिट्रीवल होगा, ठीक है, उतना फास्ट आपका प्रोसेसिंग होगा। जितना फास्ट रिट्रीवल होगा डेटा का, वो बताता है कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। एक एक करके इसको क्विकली देखते हैं। फाइनली वाइंड अप करने से पहले इस पार्ट को, डेटा कैप्चर मतलब डेटा को कलेक्ट करना, जो कि आपका डिफरेंट सोर्सेस से हो सकता है, जैसे कि आपके जो कंप्यूटर्स के वेरियस कंपोनेंट्स है, कीबोर्ड, स्कैनर, सेंसर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इज योर डेटा स्टोरेज, ठीक है, सेव करना। डेटा स्टोरेज मतलब कलेक्टेड डेटा को स्टोर करना, सेव करना, ठीक है। वो हो सकता है आपका HDD, SSD, क्लाउड, डेटा सर्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन थर्ड स्टेप इज योर डेटा रिट्रीवल। डेटा को प्रोसेस करना है, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, उसके पास, प्रोसेसर के पास डेटा आना भी तो चाहिए। तो वो डेटा रिट्रीवल प्रोसेस में क्या, डेटा रिट्रीवल स्टेप में क्या होगा, एक्सेस होगा डेटा स्टोर्ड स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज जो भी आपका डिवाइस है या स्टोरेज यूनिट है वहां से। एग्जाम्पल इज योर डेटाबेस एंड सर्वर। क्लियर? आई थिंक नाउ डेटा आपका कैप्चर, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल, everything is clear. And don't forget to read the note part, very important. Now coming to next subtopic, that is 1.6.3, that is data deletion and recovery. Simple मतलब डेटा अगर डिलीट हो गया, डेटा वैसे आप डिलीट कैसे करोगे, इंटेंशनली भी कर सकते हो कि मेरा इस जरूरत नहीं है मेरे पास, मेरे को इस डेटा की, तो आई कैन इजीली डिलीट इट, ताकि मेमोरी स्पेस खाली हो जाए। और ये तो आप इंटेंशनली डिलीट करते हो, और एक्सीडेंटली भी आपका डेटा डिलीट हो जाता है। तो डिलीटेड डेटा को आप रिकवर भी कर सकते हो। ओके, तो इस सब टॉपिक का मतलब ये है। नाउ डेटा अगर आपका लॉस होता है, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ह्यूमन एरर के थ्रू डेटा लॉस होगा, हार्डवेयर अगर फेलियर हो गया तो भी आपका डेटा लॉस होगा, मैलवेयर और वायरसेस के वजह से भी आपका डेटा लॉस होता है। और एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलेगा किसी को भी, तो वो आपका डेटा भी डिलीट कर सकता है। अब एक और चीज, जब आपका डेटा डिलीट हो जाता है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है या परमानेंटली वो रिमूव हो गया है। क्लियर? क्या होता है, जब आपका डेटा डिलीट हो जाता है या फाइल आपकी डिलीट हो जाती है, तो सिस्टम क्या करता है, यूजुअली जो उसका स्टोरेज स्पेस है ना, उसको अवेलेबल कर देता है, फ्री कर देता है, ताकि आप दूसरा डेटा उसमें डाल सको, या फिर दूसरे जो भी डेटा है या फाइल है उसके लिए वो स्पेस को फ्री कर देता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है ना, वो जो आपका स्टोरेज डिवाइस है, वो न्यू डेटा, जब तक नया डेटा नहीं आता ना, तब तक वो प्रीवियस जो आपका एक्चुअल डेटा है ना, वो उसमें रहता ही रहता है, उस स्पेस पे। जब तक आपने उस स्पेस को, सपोज करो ये स्पेस है मेमोरी में, का हार्ड डिस्क है या कोई भी स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे एक मेरा डेटा है जिसमें मैंने एबीसी लिखा है, एबीसी एक फाइल है, उसमें एबीसीडी पूरे अल्फाबेट लिखे हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डेटा इसमें रहेगा। डिलीट करने के बाद क्या होगा, ये स्पेस क्या है, फ्री हो जाएगा। ये मार्क तो करेगा कि अवेलेबल है डिलीट करने के बाद, बट जब तक इस स्पेस को दूसरा कोई एक्सेस नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा कोई और डेटा, तब तक ये प्रीवियस डेटा इस स्पेस पे ऐसा का ऐसा ही रहता है। क्लियर? तो डिलीटेड मतलब परमानेंटली इरेज नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस इस स्पेस को किसी और ने रिप्लेस किया है, न्यू डेटा ने रिप्लेस किया। क्लियर? अब आ जाते हैं डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी का मतलब, आपका डेटा तो डिलीट हो गया, उसको रिकवर करना, मतलब प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग। आप रिस्टोर कर सकते हो अपने डेटा को।
रिस्टोर कौन कौन से आप डेटा को रिकवर कर सकते हो या रिस्टोर कर सकते हो? डिलीटेड फाइल को, लॉस्ट डेटा को और करप्टेड डेटा को। रिकवर तब कर सकते हो या रिस्टोर आप तब कर सकते हो डेटा को जब तक कि आपका डिलीटेड डेटा है, जो जिस स्पेस पे डेटा को डिलीट किया है, वो दूसरे डेटा से ओवरराइट नहीं किया हो। ये स्पेस में एक मैंने अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। एक फाइल है उसमें मैंने अल्फाबेट्स लिखे थे, ये मेमोरी का एक स्पेस है। मैंने इसको डिलीट कर दिया और इस डिलीटेड स्पेस में आपका कोई न्यू डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है। तो ये जो प्रीवियसली जो आपका अल्फाबेट वाला फाइल है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्लियर? Until and unless the space is overwritten by something else or new data. Data security and security और protecting the data. डेटा की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन क्यों जरूरत है? ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू वो एक्सेस ना हो, या फिर एक्सेस होगा तो वो डिलीट कर सकता है आपका डेटा या मॉडिफाई कर सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या करते हैं? ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेस्ट्रिक्ट करेंगे यूजर का एक्सेस को कि कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। एनक्रिप्ट इंपॉर्टेंट फाइल, मतलब एनक्रिप्ट का मतलब उसको एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, समझ में नहीं आए जो। और रेगुलर बैकअप में उसको रखते रहेंगे। ठीक है, बैकअप रखते हैं ताकि अगर करप्ट हो गया तो आप बैकअप में फाइल में जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू सिक्योर डेटा डिस्पोजल। अगर आपने डेटा डिस्पोज भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, इरेज भी कर दिया, तो वो सिक्योर वे में, ताकि कोई और अनवांटेड अनऑथराइज्ड पर्सन उसको रिकवर ना कर पाए। ठीक है, जब भी आप अपना स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्पोज करते हो तो मेक श्योर कि आप उसको परमानेंटली डिलीट करो, परमानेंटली इरेज करो, या यू हैव टू श्रेड द डेटा। ठीक है, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा वो रिकवर ना हो और आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो इजीली एक्सेस नहीं कर सके, इजीली क्या वो एक्सेस नहीं कर सके। एंड ये नोट वाला पार्ट एक कंसाइज फॉर्मेट है, जिसको मैंने प्रीवियसली जो जो पढ़ा है उसका कंसाइज पार्ट है, तो इसको आप खुद पढ़ेंगे। नोट स्किप मत करना है, नोट वाला पार्ट। नाउ कमिंग टू 1.7, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है? टिल नाउ हार्डवेयर के बारे में हमें पता है, कीबोर्ड, माउस, योर प्रिंटर, योर मॉनिटर, एवरीथिंग, ऑल दीज टेंजिबल पार्ट, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, ऑल दीज आर योर हार्डवेयर। ये हार्डवेयर जब तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हार्डवेयर वर्क करेगा। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है जो बताता है हार्डवेयर को करना क्या है। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज योर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन जो बताएगा कंप्यूटर्स हार्डवेयर को या कंप्यूटर को कि उसने करना क्या है। ये कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स है। ओके, फाइनली सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज योर सेट ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन जो कि आपके हार्डवेयर को रन करता है। एग्जाम्पल्स आपके सॉफ्टवेयर की क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मत डालो सिस्टम में, अपने सिस्टम में, तो कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं। तो विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ वर्ड प्रोसेसर। अगर वर्ड प्रोसेसर आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये इसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हो, है ना? कुछ भी आपको एडिट वगैरह करना है, लेटर, डॉक्यूमेंट, एनीथिंग, तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसर यूज करते हो। फिर मीडिया प्लेयर, जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर, कुछ सुनना है, देखना है, ऑडियो वीडियो, फॉर दैट यू आर यूजिंग मीडिया प्लेयर। इमेज एडिटर, अलग अलग सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपके अलग अलग काम के लिए आप यूज करते हो। ओके, अब ये सॉफ्टवेयर का भी कैटेगराइजेशन है, वो आगे देखेंगे। हार्डवेयर आपका फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और क्या बोल सकते हो? टेंजिबल पार्ट। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट मेक योर हार्डवेयर रन। ये हार्डवेयर कैन बी टच्ड मीन्स टेंजिबल,
cannot be touched, intangible. Examples: CPU, keyboard, mouse, monitor, etc. etc. Software is your Windows, this is operating system. MS Word ये आपका application software है. VLC player again application software है. Now moving next, which is your soft copy versus hard copy. देखो ये आपको क्लियरली पता है कि what is soft copy and what is hard copy. जो स्क्रीन में अभी दिख रहा है ये आपका सॉफ्ट कॉपी है. ओके, डिजिटल वर्जन है कोई भी डॉक्यूमेंट का, कोई भी इमेज का, टेक्स्ट का, एनीथिंग जो कि आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल डिवाइसेस में, स्क्रीन में जो दिखता है, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी. बस इसी सॉफ्ट कॉपी को आप प्रिंट आउट करके इसी का ही प्रिंट आउट लेके अपने हाथ में रख लो, टच कर सकते हो, तो ये इट बिकम्स योर हार्ड कॉपी. ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. नाउ, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट सब टॉपिक 1.7.1, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर फंक्शन नहीं करेगा. सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है. सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो आप कोड्स के थ्रू लिखते हो, और वो आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि व्हाट यू हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट, क्या टास्क करना है. सॉफ्टवेयर आपका एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज की तरह वर्क करता है. किसके बीच में? यूजर एंड हार्डवेयर. ये आप हो, दिस इज अ यूजर, ठीक है, ये हार्डवेयर है मेरा, दैट इज मेरा कंप्यूटर सिस्टम है. ये कंप्यूटर सिस्टम, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, दैट इज ये मेरा मॉनिटर हो गया, ये मेरा कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे स्पीकर भी है, एंड देन सीपीयू कैबिनेट भी है, बहुत सारा. मैं इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कैसे करूँ? ये आपका हार्डवेयर हो गया. आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट. ये हार्डवेयर हो गया. ये आपका यूजर है. यूजर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा? एक ब्रिज आता है सॉफ्टवेयर का, और वो कहाँ आएगा? इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, तो ये सॉफ्टवेयर वर्क्स एज अ, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर यूजर एंड हार्डवेयर. और सॉफ्टवेयर को हम कोड करते हैं, ह्यूमन उसको डेवलप करता है. क्लियर? तो इसी के थ्रू आप हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. यू कैन जस्ट आस्क द हार्डवेयर व्हाट टू डू थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू योर सॉफ्टवेयर. क्लियर? नोटपैड को आप खुद देख लें. तो यूजर, देन इज योर सॉफ्टवेयर, देन इज कंप्यूटर हार्डवेयर. अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या है. जैसे अभी देखा था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इज योर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो आपके सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग कैटेगरीज होती है. तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसके बगैर आपका सिस्टम ऑपरेट या स्टार्ट नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा. एग्जाम्पल्स हैं इसके: विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैक ओएस जो आपके एप्पल से रिलेटेड डिवाइसेस है उसमें यूज होता है. देन इज योर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग टूल्स. प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू, जो कि आपका एग्जाम्पल है पाइथन, जावा कंपाइलर, विजुअल स्टूडियो कोड. प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, कोड्स लिखते हो, प्रोग्राम्स लिखते हो. ओके, देन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखा है. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल याद रखो, एस फॉर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड इंपॉर्टेंट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल्स, जिसके थ्रू आप कोड्स या प्रोग्राम्स को लिखते हो. थर्ड इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपने प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, या हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, सब एक ही चीज है ये. इसके थ्रू जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे गेम, ये भी आप कोड लिख के ही तो गेम डेवलप करते हो. तो जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेंट, एवरीथिंग इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो. व्हाट्सएप आपको नीड है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करते हो. एक्सेल, वर्ड, पेंट, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनकी ये जो जितना आपको जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो. ओके, बट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू फर्स्ट,
software, that is system software. Very 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 important. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को. कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, योर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एवरीथिंग. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जितने भी आपके हार्डवेयर है. और सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, इट वर्क्स प्रॉपरली. और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा वाला, ये लास्ट वाला सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजीली वर्क करता है. ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज योर ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सॉफ्टवेयर क्या था, ब्रिज. सॉफ्टवेयर वाज योर ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स या कंप्यूटर हार्डवेयर. वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ब्रिज है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम यूटिलिटी एंड डिवाइस ड्राइवर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बगैर आपका सिस्टम तो ऑपरेट कर नहीं सकता. सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है, देखो यूटिलिटी से थोड़ा बहुत आइडिया आ जा रहा होगा कि इसका मतलब है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है. ठीक है, जो आपका सिस्टम जैसे भी परफॉर्म कर रहा है उसको और एनहेंस करेगा. देन कम्स इज योर डिवाइस ड्राइवर. हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, उसका इंडिविजुअल ड्राइवर होता है. जैसे माउस का अपना ड्राइवर होता है, कीबोर्ड का अपना ड्राइवर होता है, प्रिंटर का अपना ड्राइवर होगा. तो जितनी भी चीजें हार्डवेयर कंपोनेंट्स आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करोगे तो इट हैज इट्स ओन डिवाइस ड्राइवर. क्लियर? तो all three of them, operating system, system utility and device driver comes under your system software. Clear? अब एक एक करके इसको थोड़ा और elaborate होके देखते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये क्या करता है, यूज अलाउ करता है यूजर्स को, ताकि यूजर्स इंटरैक्ट कर सके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर के साथ. क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ubuntu, macOS, एंड्रॉइड फॉर योर फोन्स, गूगल फोन एंड ऑल, एंड iOS, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं कर सकता, फंक्शन नहीं कर सकता. क्लियर? फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना. पहले शायद पार्ट बी और पार्ट सी में हमने देखा था ना, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में रोम बताया था, विच इज योर नॉन वोलाटाइल. उस रोम क्या करता है, बूट अप इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है. सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपके रोम के अंदर होते हैं. उसके बाद में कैसे सिस्टम ऑन होगा, फिर फर्दर प्रोसेस क्या होती है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीजों को हैंडल करता है. क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन उसका, स्टार्ट्स द कंप्यूटर, मैनेज करता है मेमोरी एंड स्टोरेज को, रन करता है एप्लीकेशंस को, जितनी भी आपकी फर्दर एप्लीकेशंस है उनको रन करता है, फिर मैनेज करता है यूजर्स को, और प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, और कंट्रोल करता है फाइल्स एंड फोल्डर. अगर आगे कहीं भी बहुत ज्यादा इनको इलेबोरेट करके देखना होगा तो इसको अच्छे से देखेंगे, अदरवाइज इतना ही काफी है. नाउ कमिंग टू सिस्टम यूटिलिटी. इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियर, नाउ इज योर सिस्टम यूटिलिटी. इसका काम क्या है, ये आपका हेल्प करता है और इंप्रूव करता है क्या, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस. कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए सिस्टम यूटिलिटी. यूटिलिटी नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा. ओके, जैसे डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटिंग, सिस्टम रिस्टोर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क कंप्रेशन. क्लियर? ये सब चीजों का यूज करके आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा एनहांस होती है.
ठीक है? डिस्क फॉर्मेटिंग करते हो, डिस्क क्लीनअप करते हो तो स्पेस, तो एनहांस होगा इसका सिस्टम की परफॉर्मेंस। तो ये आपका क्या करता है, कंप्यूटर की हेल्थ को और अच्छा मेंटेन करता है। नाउ कमिंग टू योर डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जैसे आप जनरली तो प्रिंटर यूज नहीं करते हो, तो अगर आप प्रिंटर यूज करते हो खाली डायरेक्टली वायर अटैच करके नहीं होता है। सबसे पहले आपको डिवाइस ड्राइवर उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम में। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सिर्फ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट करता है ताकि आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है वो इजीली वर्क कर सके। मतलब आपका कीबोर्ड के पास भी अपना डिवाइस ड्राइवर होगा, प्रिंटर के पास भी अपना डिवाइस ड्राइवर होगा, एक सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स है। इसके थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हार्डवेयर डिवाइस है ना उसके साथ इजीली वर्क कर पाएगा। प्रिंटर आपने लगाया वायर वगैरह, उसके बाद उसका डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा आपके प्रिंटर के साथ। ओके, एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रिंटर ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, देन इज योर माउस ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, वेबकैम ड्राइवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये क्या करेगा, ट्रांसलेटर, ये आपका वर्क करता है ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं इसका एक शॉर्ट सा कि किस लेयर पे कहाँ कहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड यूजर मतलब ह्यूमन, वो आप वो इंटरफेस उसके पास कौन सा आएगा, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जो डेस्कटॉप हमें दिखता है ना स्क्रीन खुल के, फिर मोबाइल हो गया, वेब हो गया, ये आपका यूजर इंटरफेस हो गया। देन नेक्स्ट लेवल पे क्या आ जाता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि आपका ब्राउजर, अगर नेट सर्फिंग कर रहे हैं तो फॉर दैट वी नीड ब्राउजर, क्रोम, ऑल दीज आर योर ब्राउजर्स। फिर एप्लीकेशंस, गेम्स एक्सेट्रा, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फिर ये डेवलपमेंट टूल्स में क्या आएंगे, कंपाइलर, आईडी, डिबगर, इसको अभी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद आता है सिस्टम सर्विसेज, जो आपके हैं यूटिलिटीज, लाइब्रेरीज एंड सर्विसेज। देन इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। फिर आता है आपका डिवाइस ड्राइवर, नेक्स्ट लेवल पे आता है डिवाइस ड्राइवर, जो कि आपके प्रिंटर का, ऑडियो का, सब चीज का अपना अपना डिवाइस ड्राइवर होता है। फिर जाके आपका आता है फिजिकल हार्डवेयर, जो कि आपका सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस। इस तरीके से आपका इंटरेक्शन चलता है एंड यूजर से फिजिकल हार्डवेयर पे। ओके, देन कम्स इज योर प्रोग्रामिंग टूल्स। Next subtopic 1.7.3, which is your programming tool. Okay. जो भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो, कोड्स लिखते हो, okay, वो क्या होता है, किस में लिखते हो आप उसको, एक एडिटर चाहिए। प्रोग्रामिंग टूल्स मतलब कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज हाई लेवल, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड ऑल। तो उसको लिखने के लिए आपको टूल्स चाहिए। पहले कि किस में वो प्रोग्राम लिखोगे, कोड आप लिखोगे किस में, पेंट में नहीं लिख सकते हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कहाँ पे लिखोगे? तो उसके लिए आपको एक राइट लिखने के लिए प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर क्या क्या आएगा कि उसको लिखना कहाँ है। फिर उसके बाद जो आपने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उसको क्या करोगे, ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा, उसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए। फिर जो कोड लिखा है उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फाइनली उसको रन भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर आएंगी। तो प्रोग्रामिंग टूल्स आपको हेल्प करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, कोड को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सॉरी, कोड्स को लिखने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, रन करने के लिए। ओके, और ये आपको प्रोग्रामिंग टूल्स हेल्प करते हैं क्या, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग टूल्स हेल्प करते हैं डेवलपर्स को ताकि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के साथ। नीड ऑफ प्रोग्रामिंग टूल्स,
व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर आपका कहाँ पे लिखोगे आप, मतलब एडिटर चाहिए ना, टेक्स्ट कहाँ पे वो टेक्स्ट कोड को लिखोगे, फिर उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा, फिर उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा वो कोड को, फिर उसके बाद डिबग भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको रन करना पड़ेगा। तो ये होल प्रोसेस कहाँ होंगे, प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू। ज़रूरत क्यों है आपकी प्रोग्रामिंग टूल्स की? क्या ज़रूरत है ट्रांसलेट करने की? क्या ज़रूरत है टेस्ट, डिबग और ये सब करने की? सबसे पहले हमें समझ में आता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम समझ सकते हैं, नॉर्मल नंबर्स हम समझ सकते हैं, बट 1-0 में अगर सब चीज़ें कन्वर्ट हो जाएँगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंड योर हाई लेवल लैंग्वेज, H फॉर ह्यूमन, H फॉर हाई। तो ह्यूमन अंडरस्टैंड या ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम या कोड्स इन योर हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर समझता क्या है? कंप्यूटर समझता है आपका मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्मेट, बिट्स फॉर्मेट। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, टेक्स्ट दो, चाहे आप इमेज दो, ऑडियो वीडियो एनीथिंग, वो समझता सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज है, जीरोस एंड वन, उसको पिक्चर समझ में नहीं आता है। ह्यूमन ने हमने जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, वो ह्यूमन समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग टूल आ जाता है जो कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल कोड्स को। ह्यूमन रीडेबल कोड्स मतलब पाइथन आप समझ लो, जो आपका पाइथन कोड है, पाइथन प्रोग्राम है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्म, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग टूल्स चाहिए होते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो, हाई लैंग्वेज बोलो, हाई लैंग्वेज बोलो, या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट बोलो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहां पे भी टर्म आ जाएगी तो आप समझ लेना हाई लेवल लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलो, या प्रोग्राम्स लिखते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपकी। वेल आपके कोर्स में जो मैं बताऊंगी वो पाइथन है, तो पाइथन इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक योर जावा, सी, सी प्लस प्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, रूबी भी है, आर भी है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके टाइप्स क्या क्या हैं आपके, कंपाइलर है, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और असेंबलर भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तीन टाइप के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, दैट इज कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। विदाउट ट्रांसलेटर कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। आप जब तक हाई लेवल या फिर जो आपने कोड लिखा है उसको ट्रांसलेट नहीं करोगे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, तब तक आपका कंप्यूटर उसको समझेगा नहीं। अब नया टर्म है आईडीई, कोड एडिटर। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे आपको लिखना है, टेक्स्ट है, पहले आप कोड को, प्रोग्राम को लिखोगे कहाँ पे, फिर आ जाता है प्रोग्राम लिखने के बाद उस प्रोग्राम को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो भी हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। देखो आपने कोड लिखा, सबसे पहले कोड को आप लिखोगे कहाँ, राइट, कहाँ लिखोगे, वेयर, फिर उसके बाद उस कोड को ट्रांसलेट कौन करेगा, हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट द कोड, जो आपने लिखा है उसको ट्रांसलेट कौन करेगा, फिर उसके बाद उस कोड को टेस्ट कौन करेगा, कहाँ पे, क्या क्या हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद डिबग भी करना पड़ेगा उसको,
अगर एरर आया है तो उसको डिबग भी करना है, कौन करेगा उस डिबग? फिर उसके बाद जब फाइनली सब कुछ हो गया, फिर फाइनली रन भी करना पड़ेगा कि मेरा कोड वर्क कर रहा है नहीं करना है चेक करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हम कहाँ-कहाँ से लेके आएँगे? तो आईडी, ये सारे का एक ही ऑप्शन मिलता है। क्या? ऑल दीज़, ये सब फैसिलिटी आपको कौन देगा? एक आईडी, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जिसमें ये सब चीज़ें मिल जाएँगी। क्लियर? तो आईडी आपको क्या प्रोवाइड करता है? आईडी मतलब कोड एडिटर इज़ यूज्ड टू राइट एंड एडिट प्रोग्राम। एग्जाम्पल जो है आपके आईडी के, दैट इज योर IDLE पाइथन के लिए, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, क्लियर, एंड जुपिटर नोटबुक इज आल्सो देयर। कोड एडिटर के थ्रू आपका कोडिंग बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज आपको सोचना नहीं है कि मुझे कौन सा एडिटर लेके आऊं जिसमें मैं लिखूं, फिर उसके बाद ट्रांसलेट कहाँ से करूं, फिर टेस्ट कहाँ पे करूं, फिर डिबग कैसे होगा, फिर रन कैसे होगा। एक आईडी में सब कुछ ये सब चीजें आपको प्रोवाइडेड रहती है। ठीक है, तो डिफरेंट आईडीज है जिसके थ्रू आप अपना पाइथन कोड्स को लिखोगे। फर्स्ट इज योर IDLE, then is Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, all these are IDs, etc. etc. अब आ जाते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहले प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होता है? नॉर्मली यही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखोगे कहाँ पे? कोड एडिटर में, IDE, ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जैसे कि IDLE ये सब। फिर उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है उसको कन्वर्ट करेगा, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ये सब जो है ये ट्रांसलेटर और ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, ये सब आईडी ही प्रोवाइड करेगा। इतना पार्ट आपका आईडी के अंदर का काम है। फिर ये जो आपने कोड लिखा है उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दैट कैन बी योर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो कन्वर्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट करेंगे? मशीन लैंग्वेज में, जो कि आपका 0 1 के फॉर्मेट में है, 0 1। उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये आपका हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल वाला पार्ट है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट या पाइथन कोड समझ लो। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, जैसे आप प्रोग्राम्स लिखते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू आप कोड्स लिखते हो। कोड्स मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कंप्यूटर के लिए। तो डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर लो लेवल लैंग्वेज। लो मतलब मशीन जो समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो, दैट इज योर लो लेवल लैंग्वेज, जो हम समझते हैं। H फॉर हाई, H फॉर ह्यूमन, ये आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है। हाई लेवल मतलब H फॉर हाई एंड H फॉर ह्यूमन, ओके, यू विल नेवर फॉरगेट दिस वन, H फॉर हाई एंड H फॉर ह्यूमन। तो ये आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब आ जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसके अंडर में क्या क्या चीजें? एग्जाम्पल्स योर पाइथन, जावा, C++, एक्सेट्रा, आर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अब आ जाते हैं सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज पे। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? जो आपका मशीन समझता है, मतलब CPU डायरेक्टली उस पे वर्क करता है। लो लेवल पे 0 1। लो लेवल लैंग्वेज आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लो लेवल लैंग्वेज आपका फर्दर दो कैटेगरीज या दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज योर मशीन लैंग्वेज, द अदर वन इज योर असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का फर्दर डिवीजन इज योर मशीन एंड असेंबली। अब ये दोनों क्या है, लेट्स सी। देखो, लो लेवल लैंग्वेज आपका कंप्यूटर्स हार्डवेयर के क्लोज है, वेरी क्लोज। डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज पे वर्क करता है। ये आपका मशीन डिपेंडेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लो लेवल इज योर मशीन डिपेंडेंट, मतलब जिस एक स्पेसिफिक प्रोसेसर है ना, सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है, 5 6 सिस्टम है,
अलग अलग सिस्टम है तो अलग अलग प्रोसेसर्स है। तो अगर आपका लो लेवल लैंग्वेज है तो मशीन डिपेंडेंट मतलब जो एक प्रोसेसर के लिए जिस लैंग्वेज में मैंने कोड लिखा है वो सिर्फ उसी मशीन पे वर्क करेगा। दूसरे प्रोसेसर के लिए आपको अलग उस स्पेसिफिकली उस मशीन के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। थर्ड के लिए थर्ड मतलब अगर एक प्रोसेसर ये स्पेसिफिकली एक प्रोसेसर के लिए डिजाइन होगा, वो दूसरे के साथ वर्क नहीं करेगा। बट आपका हाई लेवल मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? फास्ट एक्सिक्यूशन, क्योंकि डायरेक्टली मशीन इसको अंडरस्टैंड करती है तो इसका एक्सिक्यूशन कैसा होगा, इट इज फास्ट। बट ये डिफिकल्ट है आपको लिखने में और समझने में। क्यों? 0101 में अगर ए को मैं 0101 करके लिखूंगी मुझे समझ में आएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब इसके टाइप्स लो लेवल के हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये डायरेक्टली आपका हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, लो लेवल लैंग्वेज 01 वाला। अब आ जाते हैं आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। मशीन लैंग्वेज इज योर, ये यूज करता है 0 and 1 बाइनरी, डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर। ये मशीन लैंग्वेज आपका सीपीयू एकदम से समझ जाता है, डायरेक्टली समझता है आपका मशीन लैंग्वेज। इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि सीपीयू आपका मशीन आपका 01 समझता है और मशीन लैंग्वेज भी आपका 01 का 01 का यूज करके कोड्स होते हैं उसमें। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत तो है ही नहीं। डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रीड, राइट एंड डिबग, जैसे ये फॉर्मेट हम नहीं समझ सकते क्या है। अब आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इवन दो इट इज लो लेवल लैंग्वेज बट ये आपका मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी होता है। ये यूज करता है न्यूमोनिक इंस्ट्रक्शंस instead of binary. Binary is your 01 and mnemonic instruction. Make sure the term is mnemonic. Mnemonic instruction बोलो या mnemonic codes। और ये क्या होता है, ये है आपका mnemonic instructions या फिर mnemonic codes। ये आपके easier है बाइनरी लैंग्वेज से, बट असेंबली लैंग्वेज के लिए जैसे मशीन लैंग्वेज के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, बट असेंबली लैंग्वेज के लिए आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज असेंबलर। ओके, ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब पर्टिकुलर मशीन के लिए जो बना हुआ है वो दूसरे मशीन में वर्क, अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए आपने डिजाइन किया है तो वो दूसरे मशीन में वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो दे आर ऑल मशीन लो लेवल लैंग्वेज इज योर मशीन डिपेंडेंट। एग्जाम्पल एड ए कॉमा बी, मूव ए कॉमा सी। ये हमें समझ में आ रहा है कि एक एड ए कॉमा बी मतलब कुछ वैल्यू ए कुछ वैल्यूज ए में है कुछ वैल्यूज बी में है, ये दोनों को ऐड करना है। तो ये न्यूमोनिक कोड्स क्या है आपके, ऐड, मूव। क्लियर? आई थिंक टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द नोट पार्ट। जहां जहां पे भी नोट लिखा हुआ है ना उसको ध्यान से पढ़ना। नाउ कमिंग टू हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज जिसके कि दो पार्ट्स थे, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट इज योर लो लेवल लैंग्वेज। उसको फर्दर डिवाइड किया था लो लेवल लैंग्वेज को हमने किसमें, दैट इज मशीन एंड द अदर वन वाज योर असेंबली, machine codes and your assembly. Now coming to high level language, high level language मतलब जो human readable format है। ये आपका low level language is your machine dependent but your high level language is your machine independent। ये यूज करते हैं इंग्लिश कीवर्ड्स। और जैसे लो लेवल लैंग्वेज में आपका असेंबलर यूज कर रहा था, असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर चाहिए होता, हाई लेवल में आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होते हैं हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट आएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। एग्जांपल्स ऑफ योर हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ऑल दीज। जो आपके मॉडर्न सॉफ्टवेयर अब डेवलप हो रहे हैं ना जितने भी हैं वो सब आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप होते हैं। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे विंडोज के हैं, वो सी लैंग्वेज में, मैक्सिमम सी लैंग्वेजेस में डेवलप होते हैं। नाउ कमिंग टू योर
difference between your low level language and high level language. Low level language machine dependent है, high level language is your machine independent. Of course difficult to write, नहीं समझ सकते हम 0 1 में कुछ भी चीज लिखा हुआ है तो it is easy to write. ये इंग्लिश में जितना भी लिखा है we can easily read and write, but अगर इसी को 0 1 में कन्वर्ट कर दे तो it becomes very difficult for us. इसका फास्ट एक्सिक्यूशन है क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन इसी भाषा को समझता है, तो ये फास्ट एक्सिक्यूशन है. हाई लेवल लैंग्वेज का है इजी टू डेवलप. ये लो लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू हार्डवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज इज योर क्लोज टू ह्यूमन. इसके जो ट्रांसलेटर है इसका सिर्फ और सिर्फ असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है. ठीक है, और इसके ट्रांसलेटर्स हैं आपके कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके, अब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है इनके बारे में आगे देखेंगे. ये आपकी लैंग्वेज हायरार्की है. सबसे ऊपर होती है जो ह्यूमन, यहाँ पे हमें ये ह्यूमन वाला है, हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब पाइथन में आपने कोड लिखा, दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज. फिर कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो आपके ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करेंगे. ओके, फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, वो आता है आपका असेंबली लैंग्वेज न्यूमोनिक कोड्स के लिए. उसके बाद असेंबलर जो कि न्यूमोनिक कोड्स को कन्वर्ट करता है. देन कम्स इज योर मशीन लैंग्वेज, ओके, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज. एंड देन कम्स इज योर सीपीयू. सीपीयू डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स योर मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1. So this is the language hierarchy. Now coming to language translator. कंप्यूटर समझता है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज 0 and 1 को. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, आपके जो भी आपने कोड लिखा है उसको एक जो हाई लेवल में लिखा है या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा है या न्यूमोनिक कोड्स है उनको कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट या फिर मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में. हाई लेवल है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए बीच में हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता है. व्हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर? क्योंकि दोनों ह्यूमन अंडरस्टैंड हाई लेवल, मशीन अंडरस्टैंड लो लेवल, तो हाई को लो में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए ही चाहिए. ओके, तभी दोनों जगह पे वर्क हो पाएगा प्रॉपरली. और जो आप लिखते हो ना कोड, प्रोग्राम लिखोगे चाहे ह्यूमन कोड लिखो, आप कोड लिखोगे, ठीक है, पाइथन में, तो उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड. उसको क्या बोलेंगे? सोर्स कोड. और जब वो ट्रांसलेट हो जाएगा, जो आपने कोड लिखा है या प्रोग्राम लिखा है, जब व्हेन इट गेट ट्रांसलेटेड तो वो बन जाता है आपका, या मशीन कोड वो बन जाता है आपका मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड. क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना सोर्स कोड में और ऑब्जेक्ट कोड में. सोर्स कोड से ट्रांसलेटर के थ्रू, ट्रांसलेटर इज योर कंपाइलर इंटरप्रेटर. सोर्स कोड से जो कि ह्यूमन वाला है, जो आपने खुद लिखा है कोड, सब यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, पाइथन एग्जाम्पल, आप पाइथन लिखती हो तो आपको याद रहेगा. सोर्स कोड मतलब जो आपने पाइथन में कोड लिखा है वो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर मीन्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. मशीन कोड मतलब लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज. ओके, तो सोर्स कोड से ट्रांसलेटर दैट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर: assembler which translates your assembly language, compiler and interpreter converts your high level language. assembler आपका ये जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है वहां पे यूज होगा assembler, अगर assembly लैंग्वेज है तो. नाउ कमिंग टू assembler. assembly लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है assembler. असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज क्या है? न्यूमोनिक कोड्स, ऐड ए कॉमा बी, वो वाला. ठीक है, ये सिर्फ असेंबलर यूज होता है आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए, नॉट
नॉट फॉर अदर लैंग्वेजेस, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए ये यूज होता है असेंबलर। और ये प्रोड्यूस करेगा जो आपका न्यूमोनिक कोड्स को कन्वर्ट करेगा असेंबलर किसमें, मशीन कोड्स में। नाउ असेंबली लैंग्वेज देन इज योर असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज। क्लियर? नाउ कमिंग टू योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल के लिए, बोथ ऑफ देम आर फॉर योर हाई लेवल लैंग्वेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है आपका एंटायर कोड को मशीन कोड में एक बार में। मतलब सपोज करो आपका 1000 लाइन ऑफ कोड है, 100 लाइन ऑफ कोड से, जिसमें आपके 100 लाइन्स ऑफ कोड से ये क्या करेगा, जब उसको कन्वर्ट करना है ना, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, पाइथन में कोड है, सपोज करो दिस इज अ पाइथन कोड हैविंग 100 लाइन्स, दिस इज अ 100 लाइन ऑफ पाइथन कोड। इसको कंपाइलर आपका एक बार में ही कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, सिर्फ एक बार में। और फाइनली लास्ट में क्या देगा ये आपको, एरर। अगर प्रोग्राम में एरर है तो जितने भी एरर्स है वो फाइनली एक बार में देगा। उसके बाद में तो इसका ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्राम को कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है सिर्फ ऑन वन गो। बट आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, यू हैव 100 लाइन्स ऑफ पाइथन कोड, इंटरप्रेटर क्या करेगा, बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड है, पहले इसको रीड करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। अगर इसमें कोई एरर आ गया तो ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पहले आपको एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसमें भी अगर कोई एरर आया तो पहले आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा उस एरर को, देन इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। क्लियर? तो इंटरप्रेटर आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे ही एरर मिला, एक लाइन को चेक करने के बाद अगर एरर मिल गया तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो फर्दर आप वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों का काम सेम है। हाई लेवल प्रोग्राम को कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका क्या करेगा, मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये आपका ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम कंपाइलर, इंटरप्रेटर वन बाय वन। फास्ट है क्योंकि वन गो में, बिकॉज कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इन अ सिंगल गो, तो इट इज क्वाइट फास्टर देन योर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ऑफ कोर्स स्लो है, ये आपका जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को, ये आपका सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट करता। इन फाइनली ये एक वन गो में कंपाइलर विद गिव यू ऑल द एरर्स, बट इन केस ऑफ योर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एरर देगा वो। असेंबली लैंग्वेज में अगर निमोनिक कोड्स में लिखा है तो वो पहले असेंबलर कन्वर्ट करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में। बात आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज की, ये वाला आपका असेंबलर वाला पार्ट है, ये वाला असेंबलर वाला पार्ट, ASSEM आई थिंक इट्स ओके। ये वाला हाई वाला, ये हाई लेवल लैंग्वेज वाला है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है आपका मशीन कोड्स में। ठीक है? नाउ मूविंग नेक्स्ट, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। जो आप प्रोग्राम को लिखोगे या कोड्स को लिखोगे तो उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे कि आपका एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे, कोड लिखोगे तो लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए। फिर टेस्ट करना है, कोड जैसे ही आपने लिख लिया तो उसको टेस्ट कहाँ पे करोगे, फिर उसके बाद उसको रन करना है, फिर डिबग करना है ना? ये सारी चीजें होती है आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के अंदर। इसके थ्रू ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली आप फास्टली उसको डेवलप कर सकते हो। ठीक है? और इसके थ्रू, और ये जो आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स हैं ये आपका क्या करेंगे, कोडिंग प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करेंगे। टेक्स्ट एडिटर, जिसमें कि आपका आप लिखते हो क्या, सोर्स कोड को। सोर्स कोड मतलब जो आपने कोड लिखा है। देन
जो भी आप कोड लिखते हो ना पाइथन में, सपोज पाइथन ही है आपका लैंग्वेज, तो वो आपका सोर्स कोड फाइल में सेव होगा। जैसे कि टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड, हाँ नोटपैड में भी हम लिखेंगे कोड। ओके, आई विल शो यू। जब कोडिंग वाला जैसे ही पार्ट आएगा, विल एक्सिक्यूट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। तो नोटपैड इज योर टेक्स्ट एडिटर, आईडीएलई एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट एडिटर। टूल जिसमें आप कोड को लिखोगे, पेंट में नहीं लिख सकते हो ना कोड को, कहाँ लिखोगे? आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें। नोटपैड इज ऑल्सो द टेक्स्ट एडिटर जिसमें कि आपका पाइथन कोड लिखते हैं। नाउ कमिंग टू आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियसली। रुको, कहाँ पे है वो? या ये आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आपको कोड कहाँ पे लिखना है ये सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट कौन करेगा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कहाँ से इंस्टॉल करे वो सोचना नहीं है। टेस्ट, डिबग, रन, ऑल दीज फैसिलिटी, ऑल एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन योर आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये आई थिंक दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ आईडी इज योर फाइनली ऑल इन वन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। पॉपुलर आईडीज कौन कौन से हैं? जब पाइथन कोड को लिखोगे, पाइथन कोड्स में मतलब सोर्स कोड लिखोगे, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, दैट इज योर आईडी, जिसमें सब कुछ होगा। आप कोड लिखोगे भी, टेक्स्ट जिसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर भी होगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर भी होगा, डिबगर भी होगा, फिर बिल्डिंग टूल्स भी होंगे, ठीक है, और फाइनली आप प्रोग्राम को उसमें रन भी करोगे। ओके, सेपरेटली कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पॉपुलर आईडीज है आपका पाइथन आईडीएलई, देन नेटबीन, एक्लिप्स, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ डिबगर का क्या मतलब है? डी प्लस बग, बग्स क्या होते हैं? एरर्स। तो डिबगर क्या करता है? डिबगर मतलब उस एरर को फिक्स करना, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम जब आप लिखोगे तो उसमें एरर तो आएंगे ही आएंगे, और एरर को जब तक फिक्स नहीं करोगे तो प्रोग्राम आगे के स्टेप्स कैसे एग्जीक्यूट होगा? ओके, तो डिबगर का काम है टू फाइंड एंड फिक्स द एरर इन योर प्रोग्राम। और ये इसके थ्रू क्या होगा? आपका टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाएगा, और प्रोग्राम भी इजीली एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो डिबगर इज अ टूल फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर। नाउ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, ये नॉर्मल सा प्रोसेस है जो आपका, जब आप प्रोग्राम को डेवलप करते हो तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं? फर्स्ट इज योर राइट प्रोग्राम, आप प्रोग्राम लिखोगे जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। सोर्स कोड, जो आप प्रोग्राम लिखोगे पाइथन में उसको सोर्स कोड बोलते हैं। क्लियर? एंड उसके बाद में जो आपके प्रोग्राम लिखने के बाद में फाइनली जब ट्रांसलेट हो जाता है, तो ट्रांसलेट होने के बाद जो फाइनली सिस्टम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट ये सब में हो जाता है, उसके बाद में उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। क्लियर? तो पहले आप प्रोग्राम को लिखोगे किसमें? टेक्स्ट एडिटर में। आईडी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके अंदर आएगा आपका आईडी, पाइथन आईडीएलई, पाइचार्म, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर का जो टास्क है कोड को कन्वर्ट करना, फिर डिबग करना, अगर एरर है तो उसको डिबगर का यूज, फिर देन फाइनली योर प्रोग्राम इज योर प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। So this is all about your part D. Okay, I think this part is a bit was bit lengthy, but I have tried to complete each and everything. Okay, so next we'll continue with 1.7.4, which is application software. तो आप दोबारा से इसको दोबारा से देखना, अगर कोई चीज आपको मिसिंग लग रहा है या फास्टली आपने कवर कर लिया तो यू कैन जस्ट कीप ऑन, दोबारा दोबारा देखो। अगर कहीं पे कोई इशू हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो डू राइट। Till then, bye bye, and we'll continue with part E. Rest will continue in part E.